हेलो दोस्तों, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आज हम तत्वों के जिस गुण के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारे पास आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा को आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं। और इसको हम कुछ इस प्रकार समझेंगे कि यदि कोई परमाणु है जो मूल अवस्था में है, उसकी सामान्य अवस्था में है और वो गैसीय अवस्था में है, तो ये परमाणु है। यदि कोई गैसीय परमाणु है और वो अपनी सामान्य अवस्था में है और इसके ऊर्जा कोशों में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, तो आयनन ऊर्जा का अर्थ यह होता है कि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, किसी परमाणु के बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन है या संयोजी कोश का जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी, उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। सिंपल और सरल तरीके की यह परिभाषा है हमारे पास, और इसको हम लिखते हैं कि मूल अवस्था में या सामान्य अवस्था में किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश या संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं हम। अब हमने ये तो देख लिया कि परिभाषा क्या होती है इसकी। अब आयनन ऊर्जा के कुछ प्रकार होंगे कि वो किस प्रकार होगी। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के आधार पर आयनन ऊर्जा कई प्रकार की हो सकती है, जिसमें हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि यदि कोई परमाणु है और उसके बाह्य कोश से यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यदि किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि वो हम प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। तो हम लिखते हैं कि प्रथम आयनन ऊर्जा किसी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। और इसी प्रकार इसकी परिभाषा होगी, यदि हम किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया है, और यदि हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उस ऊर्जा को हम द्वितीय आयनन ऊर्जा कहते हैं। द्वितीय आयनन ऊर्जा। और इसी प्रकार आगे यदि हम बढ़ते जाएं तो तृतीय आयनन ऊर्जा भी होगी, जबकि परिभाषा सेम होगी कि इसमें किसी बाह्य कोश के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी इसको प्रथम कहते हैं हम, प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसमें लिख देंगे हम द्वितीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हम तृतीय आयनन ऊर्जा भी इसी प्रकार होगी। तो इस प्रकार आयनन ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाएगी। वो अब हम बात करते हैं कि आयनन ऊर्जा का क्रम किस प्रकार होगा, कौन सी आयनन ऊर्जा इनमें अधिक होगी और कौन सी कम होगी। तो हम क्रम कुछ इस प्रकार देखते हैं। तो हमारे पास अगला जो बिंदु है वो है कि आयनन ऊर्जा का क्रम, तो जो सर्वाधिक आयनन ऊर्जा होगी वो होगी तृतीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा। उसके बाद होगी द्वितीय आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा,
और उसके बाद होगी प्रथम आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा। अब तृतीय आयनन ऊर्जा का मान सर्वाधिक क्यों होता है जबकि प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम है? तो हम इसको समझते हैं कि ये परमाणु है, तो परमाणु में जब हम प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब तो हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि उस समय वो सामान्य अवस्था में है। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। अब जब हम किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो जब हमने प्रथम इलेक्ट्रॉन निकाला था तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रथम इलेक्ट्रॉन के निकलने के पश्चात जो बाकी बचे इलेक्ट्रॉन है उनको नाभिक अपनी ओर प्रबलता से आकर्षित कर लेगा, जिस कारण से हमें द्वितीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए प्रथम इलेक्ट्रॉन की निकालने में लगी ऊर्जा की बजाय द्वितीय इलेक्ट्रॉन की निकालने में हमें अधिक ऊर्जा लगेगी। इसी प्रकार तृतीय इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसमें और अधिक ऊर्जा लगेगी। तो इसलिए तृतीय आयनन ऊर्जा का मान जो है वो प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से अधिक होता है। तो हम लिखते हैं कि प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के पश्चात बाकी इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर अधिक प्रबलता से आकर्षित करता है, जिससे बाकी इलेक्ट्रॉन को निकालने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम तथा तृतीय आयनन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है। और यदि हम आवर्त सारणी में आयनन ऊर्जा का क्रम देखें तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि आवर्त सारणी में आयनन ऊर्जा का क्रम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समूह के बारे में। समूह के प्रकरण में अब हम देखते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, और यदि परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो परमाणु आकार में भी वृद्धि होगी, और परमाणु आकार में वृद्धि होगी तो सबसे बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको नाभिक कम आकर्षण अनुभव करेगा, यानी कि नाभिक उसको कम आकर्षित करेगा, जिसके कारण उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो समूह के प्रकरण में यदि हम देखें तो समूह में और यदि कम ऊर्जा की हमें आवश्यकता हुई तो आयनन ऊर्जा का मान भी कम होगा। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु आकार भी बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षण अनुभव करता है, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
इसलिए आयनन ऊर्जा का मान भी कम होता है, आयनन ऊर्जा का मान भी कम होता है। और यदि हम आवर्त के बारे में बात कर रहे हैं, समूह के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन यदि हम आवर्त के बारे में बात करें तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ आयनन ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। वो क्यों होती है वो हम देखते हैं कि आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्योंकि अब यह वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि हमने देखा कि समूह में तो आयनन ऊर्जा कम होती है। वो क्यों होती है कि परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है लेकिन उसके साथ साथ ऊर्जा स्तरों की संख्या में भी वृद्धि होती है। और आवर्त में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है लेकिन ऊर्जा स्तर एक क्रम के बाद निश्चित हो जाते हैं, उनका बढ़ना वो बंद हो जाते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। और इलेक्ट्रॉनों की उन्हीं ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि के कारण जो नाभिक होता है वो प्रबल रूप से उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित किया रहता है। और जिस वजह से यदि नाभिक अपनी ओर से प्रबल रूप से इलेक्ट्रॉनों को उसने पकड़ा हुआ है तो उन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ आयनन ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। तो हम लिखते हैं कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ ऊर्जा स्तर वही रहते हैं, जिससे नाभिकीय आवेश इलेक्ट्रॉनों के प्रति प्रबल होता जाता है और इलेक्ट्रॉनों को निकालने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। और अब हम बात करते हैं अक्रिय गैसों के बारे में कि अक्रिय गैसों के प्रकरण में हम आयनन ऊर्जा का मान किस प्रकार होता है। तो हम लिखते हैं अक्रिय गैसों के प्रकरण में तो हम देखते हैं कि अक्रिय गैसों का जो अष्टक होता है वो पूर्ण होता है, यानी कि उनके पास जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनमें उन ऊर्जा स्तरों में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो उनमें पूर्ण रूप से होते हैं। और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार होता है S2P6 यानी कि 6 7 8 यानी कि अष्टक इनका पूर्ण होता है, जिस कारण से ये स्थायी होते हैं और ये संयुक्त रूप से कंप्लीट होते हैं। तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना अत्यधिक मुश्किल होता है और यदि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है तो आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बाकी अन्य तत्वों से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिससे आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तो हम लिखते हैं कि अक्रिय गैसों के प्रकरण में अक्रिय गैसों में अष्टक पूर्ण होने से ये स्थायी होती है, जिससे इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अन्य तत्वों की अपेक्षा अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे
आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। तो इस प्रकार हमने आयनन ऊर्जा का क्रम आवर्त सारणी में किस प्रकार होता है वो हमने पढ़ा। तो आयनिक ऊर्जा में हमारा जो अगला बिंदु आता है वो आता है कि आयनन, तो आयनन ऊर्जा का जो अगला हमारे पास बिंदु आता है वो ये है कि आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, आयनन ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहला जो कारक है वो है परमाणु आकार। परमाणु आकार, तो इसमें हम लिखेंगे कि परमाणु आकार बढ़ने पर, परमाणु आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा का मान सदैव कम होता है, क्योंकि बाह्य इलेक्ट्रॉन परमाणु आकार बढ़ने से, परमाणु आकार बढ़ने से नाभिक के प्रति कम आकर्षण अनुभव करता है, कम आकर्षण अनुभव करता है, जिससे उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे आयनन ऊर्जा का मान, आयनन ऊर्जा का भी कम होता है। तो हमने देख लिया कि परमाणु आकार यदि बढ़ता है, यदि परमाणु आकार बढ़ रहा है तो जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा वैसे वैसे बाह्य इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक के प्रति आकर्षण होगा वो कम होगा, जिसके कारण उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, यानी कि कम ऊर्जा लगेगी। तो इस प्रकार परमाणु आकार बढ़ने पर सदैव आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। और हमारे पास जो अगला जो कारक है प्रभावित करने वाला, जो हमारे पास अगला कारक है वो है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश। अब यदि नाभिक इलेक्ट्रॉनों को प्रबल रूप से आकर्षित करेगा अपनी ओर, तो उन इलेक्ट्रॉनों को उस परमाणु से निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, यानी कि उसके लिए थोड़ी ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो हम लिखते हैं कि नाभिकीय आवेश बढ़ने से, नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान सदैव बढ़ता है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा सदैव। और यदि हम अगले गुण की बात करें, यानी कि अगला जो कारक कौन सा है वो है हमारे पास कि ऊर्जा कक्षकों का क्रम। अब इसके लिए हम समझते हैं कि जैसे ये परमाणु है हमारे पास, तो परमाणु में सबसे नाभिक के सबसे पास वाला जो कक्षक होगा वो एस होगा, उसके बाद होगा हमारे पास पी, डी और फिर एफ, इस प्रकार कक्षक उपस्थित होंगे। तो सबसे पास वाला जो एस कक्षक है उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए इन सभी कक्षकों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उसके बाद यदि पी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को हमें निकालना है यदि, तो उसके लिए थोड़ी कम, एस से कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और डी की और कम होगी, और एफ की बिल्कुल और ही कम होगी। तो इस प्रकार ऊर्जा कक्षकों का क्रम किस प्रकार होगा कि एस कक्षकों से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसके बाद पी कक्षक, उसके बाद डी कक्षक, उसके बाद एफ कक्षक। इस प्रकार जैसे जैसे हम बाहर की ओर जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा कक्षकों का क्रम जो है कम होता जाएगा, क्योंकि परमाणु आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाएगा। तो इस प्रकार ये 3 कारक हमने पढ़े।
और अगला जो कारक है वो है हमारे पास परिरक्षण प्रभाव। अब परिरक्षण प्रभाव हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि क्या होता है। परिरक्षण प्रभाव का अर्थ यह होता है कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित कर दिए जाते हैं, जिसके कारण बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के प्रति कम आकर्षण अनुभव करते हैं। इस प्रकार बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर पड़ने वाले इस प्रभाव को हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो हम लिखते हैं कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित कर दिए जाते हैं, जिससे बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षण अनुभव करते हैं। इस प्रकार बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों पर पड़ने वाले प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। अब इसका हम एक उदाहरण समझते हैं। यदि उदाहरण के लिए हम देखें कि कॉपर की जो आयनन ऊर्जा का मान है वो पोटेशियम से अधिक होता है, यानी कि पोटेशियम की आयनन ऊर्जा का मान कॉपर से कम होता है, तो हमें ये समझना है कि क्यों होता है। तो हम देखते हैं कि पोटेशियम के लिए हम देखते हैं सर्वप्रथम कि पोटेशियम के लिए, तो पोटेशियम में परिरक्षण प्रभाव का मान अधिक होता है, जिससे आयनन ऊर्जा का मान भी कम होता है। और इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान होता है, जिससे कॉपर से पोटेशियम की जो आयनन ऊर्जा का मान है वो सदैव कम होता है। और यदि हम कॉपर के लिए देखें, तो कॉपर में परिरक्षण प्रभाव का मान सदैव कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों को निकालना मुश्किल होता है और आयनन ऊर्जा का मान भी अधिक होता है। इसलिए जो कॉपर होता है उसकी आयनन ऊर्जा सदैव पोटेशियम से अधिक होती है, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव के मान में अंतर आ रहा है। तो अगला जो कारक है वो है हमारे पास पूर्णपूरित एवं अर्धपूरित कक्षक। तो इसमें हम देखते हैं कि हुंड ने एक नियम दिया था और उन्होंने कहा था कि जो अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक होते हैं वो सदैव, यानी कि जिन परमाणुओं में अर्धपूरित या पूर्णपूरित कक्षक हैं वे सदैव स्थायी होते हैं। यानी कि हुंड के नियमानुसार पूर्णपूरित एवं अर्धपूरित कक्षक सदैव स्थायी होते हैं, जिससे उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है
अब हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि बेरिलियम यानी कि पूर्ण पूरित कक्षक के लिए यदि हम पूर्ण पूरित कक्षक के लिए, और इधर हम देखते हैं कि अर्धपूरित कक्षक के लिए, अर्धपूरित कक्षक के लिए, तो इसका उदाहरण हमारे पास है कि बेरिलियम की आयनन ऊर्जा का मान बोरॉन से अधिक होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि अब जैसे ये हो गया बेरिलियम, तो बेरिलियम का जो संयोजी कोष होता है यानी कि 2s2 यानी कि पूर्ण पूरित कक्षक होता है। अब पूर्ण पूरित कक्षक है तो हुंड का नियम का पालन कर रहा है, और हुंड का नियम क्या कह रहा है कि पूर्ण पूरित कक्षक यानी कि जहां पूर्ण पूरित कक्षक है वे सदैव स्थायी होंगे। तो ये बेरिलियम स्थायी हो गया, जिसके कारण बोरॉन की अपेक्षा बेरिलियम की जो परमाणु यानी कि आयनन ऊर्जा का मान है वो सदैव अधिक होता है। तो हम लिखते हैं बेरिलियम में 2s2 कक्षक पूर्णपूरित होने के कारण सदैव बोरॉन से आयनन ऊर्जा अधिक होती है। और अब हम यदि अर्धपूरित कक्षक के लिए देखें एग्जांपल के लिए, तो वो है हमारे पास कि जैसे कि नाइट्रोजन की जो आयनन ऊर्जा है वो सदैव ऑक्सीजन से अधिक होती है। अब वो क्यों होती है? क्योंकि अब हम अर्धपूरित कक्षक के लिए पढ़ रहे हैं, तो नाइट्रोजन का जो पी कक्षक होता है यानी कि 2p कक्षक होता है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अर्धपूरित कक्षक है, और अर्धपूरित कक्षक इस नियम का पालन कर रहा है तो वो स्थायी हो गया। तो हम लिखते हैं कि नाइट्रोजन में 2p3 अर्धपूरित कक्षक के कारण ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा का मान सदैव अधिक होता है। तो हमारे पास जो अंतिम बिंदु आता है वो है आयनन ऊर्जा का महत्व। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो पहला महत्व है वो ये है कि जितनी आयनन ऊर्जा का मान कम होगा उतनी ही उस तत्व की आयनिक ऊर्जा की क्रियाशीलता अधिक होगी। एक महत्व तो हमारे पास यह हो गया। अब हमारे पास दूसरा महत्व है वो ये है कि आयनन ऊर्जा है वो तत्वों के शारीरिक गुण के बारे में बताती है। तो आयनन ऊर्जा तत्वों के क्षारीय गुण के बारे में बताती है। अब हमारे पास जो अगला महत्व है, अंतिम और लास्ट महत्व कौन सा है, वो ये है कि आयनन ऊर्जा जो है वो तत्वों के में उपस्थित उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में हमें बताती है। तो वो किस प्रकार बताती है? हम लिखते हैं कि आयनन ऊर्जा तत्वों में उपस्थित, या हम परमाणु कह सकते हैं, परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में बताती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में बताती है। अब ये किस प्रकार बताती है हम देखते हैं कि हम यदि एक उदाहरण लें, प्रथम उदाहरण लें जिसमें प्रथम आयनन ऊर्जा का मान जो है यानी कि प्रथम आयनन
ऊर्जा का मान यदि, और द्वितीय आयनन ऊर्जा और तृतीय आयनन ऊर्जा, और इस प्रकार ये अब यदि हम प्रथम उदाहरण के लिए देखें कि प्रथम आयनन ऊर्जा का मान जो है माना कि 5.0 है, द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान हमारे पास है 75.1 है, और तृतीय आयनन ऊर्जा का मान माना कि 122.1 है। और यदि हम दूसरे उदाहरण के लिए देखें तो जैसे कि 9.1, 18.2, और अगला देखिए हम तो 153.1। अब हमें इन दोनों उदाहरण में कुछ देखने को मिल रहा है कि प्रथम उदाहरण में देखिए कि आयनन ऊर्जा का मान 5 है, उसके बाद सीधा 75, यानी कि एकदम आयनन ऊर्जा का मान बढ़ गया है। यानी कि प्रथम इलेक्ट्रॉन को जब हमने निकाला तब तो केवल आयनन ऊर्जा जो है वो 5 रही, उसके बाद हमने अगले इलेक्ट्रॉन को निकाला तो 75 रही। तो हमें यह पता चलता है कि संयोजी कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित था, जिसके कारण हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, और आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों को हमने जैसे ही निकाला तो उसके लिए अधिक आयनन ऊर्जा का मान बढ़ गया। तो इस प्रकार पता चलता है कि संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। और इस प्रकार दूसरे उदाहरण में देखें तो हमें पता चलता है कि संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। वो किस प्रकार है कि जैसे कि प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकाला हमने तो आयनन ऊर्जा का मान 9.1 रहा, जब द्वितीय इलेक्ट्रॉन को निकाला हमने तो 18.2 रहा, उसके बाद सीधा बढ़ा 153। यानी कि आयनन ऊर्जा का मान जब एकदम बढ़ता है उससे पहले वाले जो मान है उनसे हमें पता चलता है कि संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस प्रकार हमने आयनन ऊर्जा के बारे में विस्तारित रूप से पढ़ने का प्रयास किया है, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।